हेलो, नमस्कार, जय हिंद। उम्मीद करती हूँ आप सभी एकदम अच्छे होंगे। और आज हम साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेकर आए हैं। यहाँ पर साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। ऐसे क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं और एक्सपेक्टेशन है कि आगे एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं। तो हम अपने साइंस के जो प्रैक्टिस है इस प्रैक्टिस के थ्रू हम अच्छे से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लिए गए हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन देखेंगे, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अवतल दर्पण द्वारा बना किसी बिंब का प्रतिबिंब वास्तविक एवं बिंब के आकार का है। बिंब रखा है, अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बन रहा है वो वास्तविक बन रहा है और बिंब के आकार का बन रहा है। जितना बड़ा वस्तु रखा गया है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। इसके लिए वस्तु को कहाँ रखा होना चाहिए इसके बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए दिया है, दर्पण के मुख्य फोकस पर, यानी मुख्य फोकस पर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी दिया है, दर्पण की वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी दिया है, दर्पण के वक्रता केंद्र पर होना चाहिए। ऑप्शन डी दिया है, वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच में होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे दर्पण कैसा है। अवतल दर्पण है और प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है और बिंब के आकार का बन रहा है। अगर हम यहाँ पर अवतल दर्पण को बना लेते हैं, ये हमारा अवतल दर्पण है और ये हमारा मुख्य फोकस होता है। यहाँ पर दर्पण का ध्रुव P है, यहाँ मुख्य फोकस F होता है और यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर। और हम जानते हैं फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को, मुख्य फोकस और दर्पण के बीच की दूरी को फोकल लेंथ यानी F कहते हैं, स्मॉल f से डिनोट करते हैं। और वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या, जिसे हम r से डिनोट करते हैं, ये कहा जाता है। मुख्य फोकस यानी फोकल लेंथ कहेंगे, मुख्य फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ कहेंगे, स्मॉल f से डिनोट करते हैं। वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिससे हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की दुगनी होती है, 2f होती है। फोकस दूरी की दुगनी वक्रता त्रिज्या होती है, या हम इसे लिख सकते हैं f बराबर r/2, यानी वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है या तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो यहाँ पर हम इसको जानते हैं। अब हम बात करेंगे जो हमारा प्रतिबिंब बन रहा है वो वास्तविक बन रहा है और वस्तु के आकार का बन रहा है। इसके लिए प्रतिबिंब कहाँ रखाना चाहिए? मुख्य फोकस पर। अगर मुख्य फोकस पर रखा होगा तो प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनेगा। सेकेंड ऑप्शन है, दर्पण के वक्रता केंद्र, यानी दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी होनी चाहिए, तो प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। ऑप्शन नंबर सी दिया है, दर्पण के वक्रता केंद्र पर होनी चाहिए। जब वस्तु को हम दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार का बनता है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, वक्रता केंद्र पर रखा होना चाहिए। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखा होगा तो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा और वस्तु के आकार का बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है, पानी से भरे कांच के बीकर में रखा नींबू पार्श्व से देखने पर अपने वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है। इसके लिए उत्तरदायी प्रकाशित परिघटना कौन सी है? यानी जब पानी से भरा कांच का बीकर है उसमें हम नींबू को डालते हैं तो नींबू अपने आकार से बड़ा दिखाई देता है। इसका कारण क्या है? ऑप्शन ए दिया है, परावर्तन के कारण होता है, रिफ्लेक्शन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी दिया है, ध्रुव। ऑप्शन नंबर सी दिया है, प्रकीर्णन। ऑप्शन नंबर डी दिया है, अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन के कारण होता है। तो ये परिघटना किसके कारण होती है? जब कांच से पानी से भरे कांच के बीकर में नींबू को डाला जाता है तो वो अपने आकार से बड़ा दिखाई देता है। ये घटना अपवर्तन के कारण यानी रिफ्रैक्शन के कारण होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगर पूछा जाए कि आसमान में तारे टिमटिमाते हैं, इसका कारण क्या है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि आसमान में तारों का टिमटिमाना, आसमान में तारों का टिमटिमाना किस परिघटना का कारण है? तारों का टिमटिमाना किस परिघटना का कारण है? यहाँ पर भी हमारा आंसर होगा अपवर्तन के कारण यानी रिफ्रैक्शन के कारण हमें आसमान में तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। अगर पूछा जाए कि किसी ग्लास में जो पानी से भरी ग्लास है, अगर उसमें हम पेंसिल को डालते हैं तो जहां तक पेंसिल पानी में डूबा होता है वो भाग हमें टेढ़ा दिखाई देता है। इसका कारण भी है अपवर्तन। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर डी, अपवर्तन के कारण ये परिघटना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि का परास होता है, यानी सामान्य आंखों से स्पष्ट दृष्टि देखी जा सकती है। कितनी तक? ऑप्शन ए दिया है 25 सेंटीमीटर से लेकर के 100 मीटर तक। ऑप्शन नंबर बी दिया है 25 सेंटीमीटर से अनंत तक। ऑप्शन नंबर सी दिया है 50 सेंटीमीटर से 2 किलोमीटर तक। ऑप्शन नंबर डी दिया है 25 सेंटीमीटर से 10 मीटर तक। तो हम जानते हैं आंखों की न्यूनतम दृष्टि कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। और आंखों की अधिकतम दृष्टि कितनी होती है? अनंत तक होती है, यानी 25 सेंटीमीटर से कम दूरी की वस्तु हम नहीं देख पाएंगे। और जो न्यूनतम दृष्टि होगी वो 25 सेंटीमीटर, अधिकतम दृष्टि होती है अनंत तक। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। न्यूनतम हम 25 सेंटीमीटर तक देख सकते हैं सामान्य आंखों से, और अधिकतम अनंत तक देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के अक्ष पर कोई बिंब रखा है। देखिए लेंस कौन सा है? अवतल लेंस है, यानी 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी दी हुई है अवतल लेंस की। अवतल लेंस के अक्ष पर कोई बिंब रखा है। प्रतिबिंब लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनता है? लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। लेंस से बिंब की दूरी होगी, तो लेंस से बिंब की दूरी यानी वस्तु की दूरी कितनी होगी, हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऑप्शन दिया है 40 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी दिया है 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी दिया है 45 सेंटीमीटर। और ऑप्शन नंबर डी दिया है 60 सेंटीमीटर। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखेंगे हमारा जो लेंस है वो अवतल लेंस है, तो इसमें फोकस दूरी, यहाँ पर जो फोकस दूरी दी हुई है -20 सेंटीमीटर होगी। फोकस दूरी होगा -20 सेंटीमीटर, क्योंकि अवतल लेंस में फोकस दूरी माइनस में होती है। और दिया है प्रतिबिंब लेंस से 30 सेमी दूर बनता है। प्रतिबिंब यानी भी, प्रतिबिंब को हम भी से डिनोट करते हैं। ये कितना दिया हुआ है? 30 सेमी, और अवतल लेंस में प्रतिबिंब माइनस में होता है, तो भी की वैल्यू भी -30 सेमी होगी। अब हमसे पूछा जा रहा है लेंस से बिंब की दूरी, यानी हमें यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यू का मान हम कैसे निकालेंगे? लेंस का फॉर्मूला होता है 1/f = 1/v - 1/u। ये दर्पण के लेंस का फॉर्मूला है 1/f = 1/v - 1/u। इस फॉर्मूले से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। 1/f की वैल्यू दी हुई है -20 सेंटीमीटर = 1/u की वैल्यू दी हुई है -30 सेंटीमीटर, v की, और -1/u। हमें u की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हम u का मान निकालेंगे। 1/u = 1/-30 और +1/20। ये -20 उधर आकर के प्लस हो जाएगा। अब हम u की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। 1/u = यहाँ पर एलसीएम लेंगे 60 आएगा। उसके बाद इसको डिवाइड करेंगे, 3 × 2 = 60, -2 + 3। अब इसको हम घटा देंगे, +2 -2 और +3 जब घटाएंगे तो +1 आएगा, यानी 1/u = 1/60 आएगा। तो u की वैल्यू निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, u = हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। u की वैल्यू हमें आई है 60 सेंटीमीटर। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पर देखेंगे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 60 सेंटीमीटर। ये कैसे निकालेंगे? यहाँ पर ये फॉर्मूला है 1/f = 1/v - 1/u। ये लेंस का फॉर्मूला है, और हमेशा फोकस दूरी अवतल लेंस में माइनस में होती है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। 2 प्रतिरोध प्रत्येक 10 ओम समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। संयोजन के सिरों पर 10 वोल्ट की बैटरी जुड़ी हुई है। प्रति सेकेंड प्रवाहित आवेश की मात्रा होगी, यानी हमें आवेश की मात्रा Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ 2 प्रतिरोध दिया हुआ है, और प्रत्येक प्रतिरोध का मान 10 ओम है, यानी 2 प्रतिरोध R1 और R2 दिया हुआ है, उसका मान 10-10 ओम है। अब हम देखेंगे समांतर क्रम में जुड़े हैं, और इसको हमें समांतर क्रम में जोड़ना है। संयोजन के सिरों पर 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, यानी 10 वोल्ट की बैटरी, V की वैल्यू हमें दी हुई है, 10 वोल्ट की बैटरी जुड़ी हुई है। प्रति सेकंड यानी प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश की मात्रा को हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, देखिए R की वैल्यू हमें दी हुई है। प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो समांतर क्रम में जोड़ने के लिए हम R इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर हमें दिया हुआ है R1 की वैल्यू है 10 ओम और R2 की वैल्यू है 10 ओम, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है
प्रत्येक देखिए 2 प्रतिरोध प्रत्येक 10 ओम का है, यानी एक एक 10 ओम का है। और हमें भी की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है 10 वोल्ट। ये हमें वैल्यू फाइंड आउट कर 10 वोल्ट दिया हुआ है, गिवन दैट है। अब हम निकालेंगे यहाँ पर समांतर क्रम में जुड़ा है तो 1/R इक्विवेलेंट निकालेंगे। समांतर क्रम में प्रतिरोध जुड़ा है तो 1/R इक्विवेलेंट निकालेंगे। इसके लिए फॉर्मूला है 1/R1 प्लस 1/R2। अब हमें यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। 1/R इक्विवेलेंट होगा, R1 की वैल्यू 10 ओम है प्लस R2 की वैल्यू भी 10 ओम है। इसको हम निकालेंगे तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर होगा 2/10, 1/5। इसको काट देंगे तो 1/5, यानी R इक्विवेलेंट की वैल्यू आई है 5 ओम। R इक्विवेलेंट की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो गई, 5 ओम दी हुई है। अब इसके बाद हम देखेंगे, यहाँ पर देखते हैं R इक्विवेलेंट की वैल्यू हमें दी हुई है 5 ओम। अब देखिए R इक्विवेलेंट की वैल्यू यानी R की वैल्यू हमें पता चल गई 5 ओम, और यहाँ पर V की वैल्यू दिया हुआ है 10 वोल्ट। ये हमें गिवन दैट है 10 वोल्ट, 10 वोल्ट ये हमें दिया हुआ है। अब हमें निकालना है क्योंकि आवेश निकालना है। आवेश निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम जानते हैं ये सबसे पहले यहाँ आवेश निकालने के लिए Q बराबर IT होता है। ये फॉर्मूला होता है आवेश निकालने के लिए Q बराबर IT। तो यहाँ पर सबसे पहले हम I निकालेंगे। I की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और हम फॉर्मूला जानते हैं V इज इक्वल टू IR। V इज इक्वल टू IR होता है। V हमें दिया हुआ है 10 वोल्ट, I की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, R की वैल्यू दी हुई है हमें 5। तो यहाँ से हम I की वैल्यू निकालेंगे 2 एम्पियर। I की वैल्यू हमें आ गई है 2 एम्पियर। अब आगे देखेंगे इसके बाद क्या करना है। I का मान हमें 2 एम्पियर दिया है और V का मान दिया था और R का मान। अब हम निकालेंगे आवेश निकालेंगे। Q बराबर होता है IT। Q बराबर IT होता है IT। अब Q की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और I की वैल्यू हमें दी हुई है 2 एम्पियर और T प्रति सेकेंड बोला जाए तो T का मान हम 1 लेंगे क्योंकि प्रति सेकेंड की बात हो रही है। तो Q बराबर हो जाएगा 2 कूलाम। आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलाम होता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 कूलाम प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। ये फॉर्मूला जो है सबसे पहले हमें इसमें निकालना है। देखिए प्रतिरोध दिया हुआ है और समांतर क्रम में जुड़ा है तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद V का वैल्यू दिया हुआ है तो V बराबर IR से हम I की वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद हम आवेश निकालेंगे Q बराबर IT से। यहाँ पर हमें आवेश को फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। यहाँ पर हमें पूछा गया है कौन सही नहीं है। ऑप्शन ए क्या है, विद्युत प्रतिरोध का जो विद्युत प्रतिरोधकता इसकी मात्रक ओम मीटर होती है, तो ये सही है, विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। ऑप्शन बी है विद्युत विभवांतर, इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम होता है, तो ये भी सही है, विद्युत प्रतिरोध जो विद्युत विभवांतर इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम होता है। विद्युत ऊर्जा का मात्रक वाट घंटा होता है, ये भी ठीक है। विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है, ये भी ठीक है। तो यहाँ पर चारों सही है, ये चारों यहाँ पर सही है, यानी विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम मीटर और विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। अगर प्रतिरोध का मात्रक पूछा जाएगा, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक, तो हम बताएंगे ओम, इसका मात्रक होता है ओम। विद्युत प्रतिरोधकता पूछा जाएगा तो हम बताएंगे ओम मीटर। विद्युत विभवांतर का मात्रक होता है जूल प्रति कूलाम, विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है वाट घंटा और विद्युत आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो यहाँ पर हमारा चारों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है, तांबे के तारों की 2 कुंडलियां एक दूसरे के निकट रखी है। एक कुंडली में विद्युत धारा परिवर्तित होने पर दूसरी कुंडली में भी धारा प्रवाहित होने लगती है। इस परिघटना का क्या कारण है? इसका क्या कारण है, जब तांबे के तारों की 2 कुंडलियां एक दूसरे के निकट रखी गई होती है तो एक कुंडली में धारा का मान जो जब परिवर्तित करते हैं तो दूसरी कुंडली में भी धारा प्रवाहित होने लगती है। इस परिघटना का क्या कारण है? तो इसका कारण है वैद्युत प्रेरण, ऑप्शन नंबर बी दिया है चुंबकीय प्रेरण, ऑप्शन सी दिया अन्योन प्रेरण, ऑप्शन नंबर डी दिया है स्वप्रेरण। तो इस परिघटना का कारण है ऑप्शन नंबर सी, यानी अन्योन प्रेरण के कारण यह घटना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। यहाँ पर रासायनिक समीकरण दिया हुआ है, इसको हमें पूरा करना है। ये यहाँ पर क्या फिल करेंगे जिससे ये रासायनिक समीकरण पूरा होगा। देखिए ऑप्शन ए दिया है CaO, ऑप्शन नंबर बी दिया है CaOH का ट्वाइस, ऑप्शन नंबर सी दिया है CaH2, ऑप्शन नंबर डी दिया है CH3COOH। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, सबसे पहले समीकरण को लिखेंगे।
यहाँ पर हमें फिल करना है। क्या फिल करना है? जब कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के साथ अभिक्रिया करता है तो हमें जो प्रोडक्ट है वो क्या प्राप्त होता है? उत्पाद प्राप्त होता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट और जल निकलता है H2O। तो सबसे पहले देखिए, जब यहाँ पर हम CaOH का ट्वाइस से अभिक्रिया कराएंगे, ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर होगा। इससे जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो हमें निकलेगा और ये कार्बन डाइऑक्साइड है तो CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट और जल निकलता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 में पूछा जा रहा है रासायनिक अभिक्रिया है। यहाँ पर एक रासायनिक अभिक्रिया दी हुई है, ये क्या है? ऑप्शन दिया है विस्थापन अभिक्रिया है, द्वि अपघटन अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है या अपघटन अभिक्रिया है। तो यहाँ पर हम बताएंगे, यहाँ देखिए Fe का रिएक्शन करा रहे हैं कॉपर सल्फेट के साथ, यानी आयरन का रिएक्शन करा रहे हैं कॉपर सल्फेट के साथ, तो हमें आयरन सल्फेट और कॉपर निकलता है, कॉपर प्राप्त होता है, आयरन सल्फेट और कॉपर बनता है। तो यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ कॉपर विस्थापित हो रहा है। FeCuSO4 के साथ जब अभिक्रिया करता है तो आयरन सल्फेट और Cu यानी कॉपर विस्थापित होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 है बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई फॉर्मूला एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए बेकिंग सोडा का सूत्र होता है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है CaOCl2 यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसको हम लोग पढ़ेंगे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जो विरंजक चूर्ण होता है, ब्लीचिंग पाउडर, इसका फॉर्मूला दिया हुआ है। ये किसका फॉर्मूला है? ब्लीचिंग पाउडर का, यानी विरंजक चूर्ण का। विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। NaHCO3 ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ये किसका फॉर्मूला है? सोडियम बाइकार्बोनेट, जिससे हम खाने का सोडा कहते हैं। बेकिंग सोडा या खाने का सोडा कहते हैं। तो ये हमारा राइट आंसर है। इसको हम खाने का सोडा या बेकिंग सोडा कहेंगे, खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा कहेंगे। NH4Cl Na2CO3। NH4Cl क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड, क्योंकि अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH4 और उसके साथ Cl लगा है, तो ये फॉर्मूला है अमोनियम क्लोराइड का। अमोनियम, इसको हम पढ़ेंगे अमोनियम क्लोराइड। ये है हमारा अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड है। यहाँ पर है Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट। ये धावन सोडा का फॉर्मूला आता है सोडियम कार्बोनेट। ये किसका है? वॉशिंग सोडा का है या धावन सोडा, इसका फॉर्मूला है सोडियम कार्बोनेट। ये सोडियम कार्बोनेट धावन सोडा का फॉर्मूला आता है। और हमसे यहाँ पर पूछा जा सकता है सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है? H2SO4। H2SO4 ये क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल यानी सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4। और HCl क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCl। और HNO3 क्या होता है? नाइट्रिक एसिड। HNO3 पूछा जाएगा तो ये होता है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3। तो ये सभी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 है निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में एकल बॉन्ड यानी सिंगल बॉन्ड होता है, जैसे एल्केन के बीच में भी एक बॉन्ड होता है। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है? जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है, जैसे एल्कीन और एल्काइन। तो हमें यहाँ पर बताना है कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ऑप्शन ए दिया है C2H4। देखिए C2H4 सबसे पहले एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। ये एल्केन होता है, ये होता है एल्केन होता है। और एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n। ये होता है एल्कीन का फॉर्मूला होता है। और CnH2n-2 ये फॉर्मूला होता है एल्काइन का फॉर्मूला होता है। अब हम यहाँ पर इसको रख के पुट करके देख सकते हैं कि कौन सा हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी कि एकल बॉन्ड से बना है। संतृप्त होता है जिसमें एक बॉन्ड होता है, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड होगा, वो एल्केन में आएगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आएगा। और जिसमें डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड होगा वो असंतृप्त में आएगा। तो अगर हम यहाँ पर फॉर्मूला में रखेंगे CnH2n+2 में, तो ये
देखिए हम वैल्यू रख के पुट करके देख सकते हैं। यहाँ दिया है C2H6 यानी ये एल्केन है। C2 अगर यहाँ C2 रखेंगे 2 2 जा 4 + 2 6 यानी C2H6 एल्केन का फॉर्मूला होता है। ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है C2H4 ये होता है एल्केन का फॉर्मूला और ये है हमारा यहाँ पर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और बाकी तीसरा है C3H8 और C4H10। तो ये किसका फॉर्मूला होता है? C4H10 होगा, C3H8 होगा। यहाँ पर अगर एल्केन में रखेंगे तो ये सभी आएंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन में। ये तीनों जो फॉर्मूला है ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन का है और ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में आएगा C2H4। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नाइट्रोजन के द्विपरमाणु अणु में आबंध होगा। नाइट्रोजन के द्विपरमाणु अणु में कौन सा आबंध होगा? ऑप्शन नंबर ए दिया है एकल आबंध, एकल बंध। ऑप्शन नंबर बी दिया है द्विबंध। ऑप्शन सी दिया है त्रिआबंध। ऑप्शन नंबर डी में दिया है कोई बंध नहीं होगा। तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में त्रिबंध यानी यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी त्रिआबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 है। ये क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर पूछा है निम्नलिखित में से समजातीय श्रेणी है। सजातीय या समजातीय होता है, सजातीय और विजातीय श्रेणी होती है। समजातीय श्रेणी या सजातीय श्रेणी क्या होता है? जिसमें कार्बनिक जो कार्बन यौगिक होते हैं उनके बीच में जो फंक्शनल ग्रुप लगता है, क्रियात्मक समूह लगता है, वो समान होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा पूछा है, सजातीय यानी समजातीय पूछे या सजातीय पूछे तो हम बताएंगे। और विजातीय होता है जिसमें जब ये कार्बन यौगिक होता है तो इसमें अलग अलग फंक्शनल ग्रुप जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर देखिए CH3OH और C2H5OH यहाँ पर समान ग्रुप यानी समान क्रियात्मक समूह लगा है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। यहाँ पर जो ए है वो समजातीय श्रेणी है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 है 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज का 3 कार्बन वाले पाइरुवेट में विखंडन होता है। यह प्रक्रम होता है किसमें होता है? ऑप्शन नंबर ए दिया है कोशिका द्रव्य में। ऑप्शन नंबर बी दिया है माइटोकांड्रिया में। ऑप्शन नंबर सी दिया है केंद्रक में। ऑप्शन नंबर डी दिया है डीएनए में। ये प्रक्रिया किसमें होती है? 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज का 3 कार्बन वाले पाइरुवेट विखंडन में विखंडन होता है। तो ये प्रक्रिया किसमें होती है? देखिए कोशिका द्रव्य में। तो ये राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कोशिका द्रव्य में होती है। माइटोकांड्रिया को कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का ऊर्जागृह। इसको कहते हैं माइटोकांड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल यानी कोशिका का ऊर्जागृह कहा जाता है माइटोकांड्रिया को। ये केंद्रक है डीएनए। डीएनए कहाँ पाया जाता है? डीएनए केंद्रक जो केंद्रक होता है कोशिका के केंद्रक में डीएनए पाया जाता है। तो हम देखेंगे यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है कोशिका द्रव्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपोहन संबंधित है। अपोहन किससे संबंधित है? पोषण से यानी न्यूट्रिशन से, श्वसन से, उत्सर्जन से या वाष्पोत्सर्जन से। तो अपोहन किससे संबंधित है? उत्सर्जन से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अपोहन संबंधित होता है उत्सर्जन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 है निम्नलिखित में से जंतु हार्मोन कौन सा है? पादप हार्मोन और जंतु हार्मोन से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहाँ देखेंगे जंतु हार्मोन कौन सा है। अब तक हमने जितने प्रैक्टिस सेट किए उसमें हार्मोन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पर हमें बताना है जंतु हार्मोन कौन सा है। एड्रेनलिन है, साइटोकाइनिन है, ऑक्सिन है या जिब्रेलिन है। तो हम जानते हैं साइटोकाइनिन ये पादप हार्मोन होता है, कोशिका विभाजन का कार्य करता है। ऑक्सिन पादप हार्मोन है, जिब्रेलिन पादप हार्मोन है, लेकिन जो एड्रेनलिन है ये जंतु हार्मोन है। ये क्या करता है? जब हमारे अंदर बहुत गुस्सा आता है, क्रोध आता है, किसी चीज का भय होता है तो कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज होता है। ये कहाँ से स्रावित होता है? अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित होता है। किस टाइम पर स्रावित होता है? जब बहुत अधिक भय होता है, गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन होता है तो, या फिर बहुत अधिक तनाव होता है तो ये हार्मोन स्रावित होता है। कहाँ से होता है? अधिवृक्क ग्रंथि से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है एकल पौधे से अनेक पौधे संक्रमण मुक्त परिस्थितियों में उत्पन्न करने की तकनीक कहलाती है। क्या तकनीक कहलाती है? ऑप्शन ए है बीजाणु समासंग, ऑप्शन बी है ऊतक संवर्धन, ऑप्शन सी है द्विविखंडन, ऑप्शन डी है लैंगिक जनन। तो ये विधि क्या कहलाती है? एकल पौधे से
अनेक पौधे संक्रमण मुक्त परिस्थितियों में उत्पन्न करने की ताकत जो तकनीक होती है वो क्या कहलाती है? ऊतक संवर्धन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ऊतक संवर्धन। यहाँ पर द्विविखंडन दिया है, द्विविखंडन किसमें होता है? बाइनरी फ्यूजन होता है अमीबा में, पैरामीशियम में और यूग्लिना में। ये द्विविखंडन होता है अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना में, बाइनरी फ्यूजन। ये अलैंगिक जनन के पार्ट है। द्विविखंडन किसमें होता है? अमीबा में, पैरामीशियम में, अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना में होता है, यूग्लिना इसमें होता है। द्विविखंडन की प्रक्रिया होती है, ये अलैंगिक जनन के पार्ट है। द्विविखंडन की प्रक्रिया अमीबा में, पैरामीशियम में और यूग्लिना में होती है। उसके बाद लैंगिक जनन देखेंगे। लैंगिक जनन क्या होते हैं? लैंगिक जनन दो टाइप के होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन में क्या होता है? जिसमें नर और मादा, मेल और फीमेल गैमेट की आवश्यकता होती है, वो लैंगिक जनन होता है। और अलैंगिक जनन जिसमें केवल एक ही पेरेंट से जीव की उत्पत्ति होती है, वो अलैंगिक जनन है। लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है, यानी नर और मादा मिलकर के एक नए जीव की उत्पत्ति करते हैं, वो लैंगिक जनन होता है। और अलैंगिक जनन क्या होता है? जिसमें केवल एक ही पेरेंट नए जीव का निर्माण करता है, वो अलैंगिक जनन होगा। जैसे अमीबा ये नए जीव का निर्माण कर लेता है, तो लैंगिक जनन में सभी जीव जंतु आएंगे, मनुष्य आएंगे, कुत्ता बिल्ली आएंगे, और अलैंगिक जनन में अमीबा जैसे जीव जंतु यानी एक कोशिकीय आएंगे। यहाँ पर देखेंगे लैंगिक और अलैंगिक जनन हमने समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल आवश्यक है। क्लोरोफिल किसके लिए आवश्यक है? यहाँ पर ऑप्शन दिया है प्रकाश संश्लेषण के लिए यानी फोटोसिंथेसिस के लिए, ऑप्शन बी दिया है श्वसन के लिए, उत्सर्जन के लिए या वाष्पोत्सर्जन के लिए। तो यहाँ पर क्लोरोफिल किसके लिए आवश्यक है? फोटोसिंथेसिस के लिए यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए। क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो उसमें क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 है परितंत्र का भौतिक कारण है। परितंत्र यानी इकोसिस्टम का भौतिक कारण क्या है? ऑप्शन ए दिया है ताप, पौधे, जंतु या सूक्ष्म जीव। तो परितंत्र का यानी इकोसिस्टम का भौतिक कारण है ताप। ताप जो होता है प्रकाश, ताप, प्रकाश, जल, मिट्टी, खनिज, ये सब होते हैं। जल हो गया, मिट्टी हो गई और खनिज जो पदार्थ हो गए वो क्या होते हैं? परितंत्र का भौतिक कारण होते हैं। और खनिज ये भौतिक कारण में आते हैं। परितंत्र के भौतिक कारण पूछे जाएंगे, इनमें से कोई भी ऑप्शन होगा तो भौतिक कारण होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा ताप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है निम्नलिखित में से शीर्ष मांसाहारी है। शीर्ष मांसाहारी कौन सा है? ऑप्शन ए दिया है सांप, ऑप्शन नंबर बी दिया है खरगोश, ऑप्शन सी दिया है बकरी, ऑप्शन नंबर डी में दिया है शेर। तो शीर्ष मांसाहारी कौन से है? यहाँ पर हम जानते हैं शीर्ष मांसाहारी ऑप्शन नंबर डी होगा, शेर होगा। तो यहाँ पर हमने 20 क्वेश्चंस को देखा। उम्मीद करती हूँ आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। ये सभी क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट है प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। पेपर का पैटर्न ये होता है, जो 20 क्वेश्चंस OMR शीट पर फिल करने के लिए आते हैं वो ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। इनमें से कोई छोटा सा न्यूमेरिकल भी दे सकता है या फिर कोई थ्योरी दे सकता है। इन सब से रिलेटेड जो टॉपिक है वो पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको क्लास समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।